नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अब माना ये जा रहा है कि 2 सेक्टर्स के ऊपर जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक भारी दबाव देखने को मिल सकता है। कारण उसका ये है कि जो यूँ कहिए जो दुर्घटना हुई उसके नाते जो लायबिलिटीज़ बन रही हैं वो बहुत ही बड़ी बन रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कहीं न कहीं जो एविएशन सेक्टर है प्लस जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी दबाव डालने की यूँ कहिए कोशिश करेगा। अब अगर इसमें समझने की कोशिश करें कि कितना इंश्योरेंस का क्लेम बन सकता है, वैसे 2 बड़ी घटनाएँ हुई हैं अगर आप देखिए तो आज दुबई में एक बड़े स्काई स्क्रैपर में आग लगी, करीब 4000 लोग उसमें जो है परेशान हुए हैं। उसमें अभी ये मालूम नहीं है कि उसमें क्या डेथ हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के नाते भी माना ये जा रहा है कि बहुत बड़े इंश्योरेंस क्लेम क्रिएट होंगे, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप भारतीय बाजारों के संदर्भ में देखिए, क्योंकि वहां पर भी भारतीय बाजार जुड़ेगा, यहाँ पर भी भारतीय बाजार जुड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां कमोबेश जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर हम अहमदाबाद वाले मुद्दे को ध्यान से समझें तो जो आपकी टाटा ग्रुप की कंपनी है, जाहिर सी बात है एयर इंडिया, उसने उसको करीब करीब जो है 1500 करोड़ रुपए के लायबिलिटीज मिल सकते हैं। अब इसको पैसा ये आएगा कहाँ से और उनमें खर्च है, तो यहाँ पे एक ठीक है कि टाटा ग्रुप की जो आपकी कंपनी है जिसको पैसे मिल रहे हैं, यानी जो एयर इंडिया है उसको तो पैसे मिलेंगे, उनको तो काफ़ी बर्डन कम आएगा, बट वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको काफ़ी बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आपके ऊपर भी फर्क आएगा क्योंकि भाव उनके टूट सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियां वो कौन सी है उसके ऊपर दबाव आएगा, और जाहिर सी बात है एविएशन के ऊपर। एविएशन के ऊपर क्या दबाव आएगा वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन अगर आप 250 करोड़ की बात करिए तो करीब 1500 करोड़ की लायबिलिटी है। 1500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी में क्या है, तो अगर आप समझिए तो हर साल का 2500 करोड़ रुपए यानी 2500 करोड़ हर साल का जो है एयर इंडिया अपने यूं कहिए कि इंश्योरेंस की प्रीमियम चुकता करती है। तो करीब करीब जो उसका टोटल फ्लीट को इंश्योर किया गया है वो 8000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक इंश्योर किया गया है, जिसमें टाटा एआईजी जो है वो काफ़ी बड़ा पार्टनर है उसमें। लेकिन केवल टाटा एआईजी नहीं है, इसमें जो और हैं जो लिस्टेड प्लेयर हैं, जैसे इसमें से जीआरएससी है, जीआईसीआरई, ये एक लिस्टेड कंपनी है, सरकारी कंपनी है। यूनाइटेड इंडिया ओरिएंट इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लुम्बार्ड, ये कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं। जीआईसीआरई ये लिस्टेड है, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड लिस्टेड है, यूनाइटेड इंडिया लिस्टेड है। इनके ऊपर इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब इसमें से कौन कितना पैसा चुकता करेगा ये लायबिलिटी के ऊपर आएगा बाद में, बट इसमें से मान के चलिए अभी भी ये सिर्फ टोटल यानी भारत के ऊपर जो भारतीय कंपनियों के जो ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ये करीब 5 से 7% का आएगा। बाकी जो हम कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे जिसमें एआईजी है जो काफी वर्ल्ड लेवल पर बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एएक्सए है वो काफी बड़ी कंपनियां हैं, लॉयड्स ऑफ लंदन है, इनके ऊपर काफी बड़ा लायबिलिटी जा रहा है, और कई सारी और छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके ऊपर लायबिलिटीज जा रहा है। अब अगर इसमें आप देखिए तो मोटा मोटी जो एयरक्राफ्ट की वैल्यूएशन है वो यानी जिसको पूरा का पूरा चूंकि वो तो खत्म हो चुकी है, तो वो वहां पर 700 करोड़ रुपए के आसपास का लायबिलिटी बनेगा। पैसेंजर की बात कीजिए तो जो जहाज में बैठे हुए यात्री हैं 241 में से 240 का निधन हुआ है, तो उनके ऊपर उनका पर के हिसाब से 1 करोड़ की मानी जा रही है कि वो जो इंश्योर्ड अमाउंट है मिलेगा। तो करीब करीब आप मान के चलें कि 240 करोड़ रुपए वो होते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये भी है, कई सारे लोग इसमें बात कर रहे हैं कि वो 20-25 लोग जो अभी भी उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि जिस जगह पर वो फ्लाइट गिरी, जिन घरों के ऊपर वो गिरी, उनमें कई सारे लोग मरे हैं, तो उनको क्या इसका लाभ मिलेगा? लाभ का मतलब है कि क्या उनको इसका कंपनसेशन मिलेगा? तो ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने ना ही कोई जानकारी दी है और ना ही सरकार ने अभी तक मृतकों की पूर्ण संख्या बताई है, नहीं बताई है। 241 लोग यहाँ पर जो जहाज में सवार थे वो तो सबको पता लग गया, लेकिन जो बाकी अभी 265 का नंबर आ रहा है, बट वो नंबर और बढ़ भी सकता है। और वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनके ऊपर क्या यहाँ से उनको कुछ जो है रियायत मिल जाएगी? वो संभव नहीं है, वो होगा वो नहीं। अगर वो नंबर बढ़ता है तो फिर इसमें आप 50 करोड़ मतलब 40 करोड़ के आसपास और अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये सारा का सारा अब बर्डन जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनियां, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां इससे संबद्ध हैं, उनके स्टॉक्स आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे मार्जिन जो है हैवी मात्रा में सिकुड़ जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी लायबिलिटी पे करने के लिए जाहिर सी बात है उनके घर में पैसा नहीं है,
पैसा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने पास सुरक्षित नहीं रखती है। बैंक से अब वो उसके लिए लोनिंग करवाएंगे, बैंक से उनको फंडिंग चाहिए होगी और उस फंडिंग के बिहाफ पर वो उसको चुकता करेंगे, या उनकी बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग जगहों पर वो इन्वेस्टिंग के रूप में डाली हुई रहती हैं, उसमें डेट भी होता है, इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट में जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट अब जो है डाइल्यूट किया जाएगा। तो उसके नाते भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग टूल, जैसे इक्विटी में डाइल्यूशन आया, मान लीजिए मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक के या किसी भी स्टॉक के खरीद के रखे हैं, इन कंडीशंस में उनमें सेलिंग आती है, क्योंकि उसको वो बेचना पड़ेगा तभी तो वो पैसे रिकवर करेगी। अब वो पैसे जब रिकवर होंगे तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि किसी भी स्टॉक में, बैंकिंग में, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एचडीएफसी बैंक लिया, तो वहां पे सेलिंग आ जाएगी। चूंकि वहां सेलिंग आएगी तो पूरे स्टॉक मार्केट में सेलिंग आएगी। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, जो इंश्योरेंस जिसको इंश्योरेंस पे करना है उसके ऊपर तो निगेटिव है ही है, उसको तो पैसे देने ही देने हैं, उनकी तो मार्जिन सिकुड़ ही जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि वहां से भी पैसा डाइल्यूट होगा, क्योंकि सारे के सारे पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ही होते हैं और वो वहां से निकलेगा। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा दूरगामी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बात तो यहाँ पर ये हुई। इसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें कितना इंडियन इंश्योरेंस है, तो चूंकि इंडियन इंश्योरेंस जैसे मैंने कहा 7 से 8% है, तो करीब करीब मान के चलिए 100 करोड़ का नंबर इंडियन इंश्योरर के ऊपर आएगा, यानी भारतीय जो कंपनियां हैं 100 करोड़ के आसपास उनके ऊपर वो लायबिलिटी जाएगी। अभी तक जो माना जा रहा है, हो सकता है लायबिलिटी और ज्यादा हो, लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो अनलिस्टेड हैं, टाटा आईजी टाइप की कंपनी, तो वो अनलिस्टेड है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट जो भी रहेगा वो आपको फर्क नहीं डलेगा। लेकिन हाँ, वो भी उनका भी डाइल्यूशन हो सकता है कि उनके पास भी कुछ स्टॉक पड़े हों किसी कंपनी के, मे बी टाटा ग्रुप के, मे बी किसी अन्य ग्रुप के, तो वो उसको सेल करेंगे। तो अल्टीमेटली चूंकि इसका अलग अलग चेन इम्पैक्ट आता है, तो वो आपको बाजारों के ऊपर देखने को मिलेगा। इससे कई सारी दिक्कतें होंगी, जो मैंने बताया कि सेलिंग आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से जो अभी घटना हुई है, अभी घटना जो दुबई में हुई है, उसके नाते क्या होगा, उसके नाते भी यही स्थिति बनेगी कि वहां पर यानी उन कंपनियों में आप सेलिंग आता हुआ देख सकते हैं और उनमें भी कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां रहेंगी। अब रेगुलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, इसके नाते हुआ ये है, पिछली जो 3-4 घटनाएं हुई हैं एशिया को लेकर के, तो जो कल से रिपोर्ट्स आई हैं एविएशन सेक्टर को लेकर के, उसमें ये बात सामने आई है कि जो एशिया है, एशिया का जो एविएशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, यूँ कहिए कि उन्होंने बेसिकली उसको रिस्की माना है। उनका मानना यह है कि यूरोपियन स्ट्रक्चर या अमेरिकन, वहां पर ज्यादा जांच पड़ताल हो रही है और वहां पर जनरली एक्सीडेंट्स कम पाए जा रहे हैं, जबकि एशिया में ज्यादा हो रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में नेपाल की घटना की बात की गई। एग्जाम्पल जो है पिछले 2 साल के अंदर नेपाल में घटना हुई थी, आपको पता ही है। साथ में घटना हुई है जो आपका चाइना में घटना हुई, उसमें 190 लोगों का निधन हुआ था, पिछले साल की घटना है। इस साल भारत में ये घटना हुई है। तो एशिया के एरिया को माना यह जा रहा है कि यहाँ पर उतने ज्यादा नियामक कठिन नहीं किए गए। तो इंश्योरेंस कंपनियां आने वाले वक्त में ज्यादा इंश्योरेंस का चार्ज करने जा रही हैं। उनका मानना है इस बार तो जो है वो पे करेंगी ही, लेकिन आगे वो ज्यादा इंश्योरेंस लेंगी, यानी ज्यादा मात्रा में इंश्योरेंस की प्रीमियम चुकता करनी पड़ेगी एविएशन कंपनियों को। इसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप इस पूरे क्षेत्र को समझिए, एशिया का क्षेत्र, तो यहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा पब्लिक रहती है, अपेक्षाकृत ट्रेवलिंग अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, लेकिन कॉस्ट इफिशियंसी रखनी पड़ती है, क्योंकि कंपनियां यहां पर बहुत ज्यादा दाम ले नहीं पाती हैं, क्योंकि आम पब्लिक यहां पे बहुत ज्यादा दाम पे नहीं कर पाती है। तो कंपनियों को लो मार्जिन पर धंधा करना होता है। आपको मालूम ही होगा, दुनिया की सबसे लो मार्जिन में काम करने वाली इंडिगो जैसी कंपनी भारत की है, जो कि लिस्टेड भी है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट बनाती है, अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसा बना के दे रही है। तो चूंकि मार्जिन स्लो है, लेकिन अब जब टिकट के प्राइस बढ़ेंगे, अब इससे टिकट के प्राइस क्यों बढ़ जाएंगे, इससे टिकट के प्राइस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि जब इंश्योरेंस ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कंपनी अपने घर से तो इंश्योरेंस का बिल देगी नहीं, अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर उसको डाला जाएगा। अब चूंकि कस्टमर आम पब्लिक के ऊपर, तो टिकट का बिल यानी टिकट का रेट जो है वो बढ़ेंगे। तो पहली चीज है, भारतीय एविएशन या एशियन एविएशन में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा कि रेट्स जो है आपके फ्लीट के चार्जेस बढ़ेंगे, आपका जो फ्लाइट का दर होगा वो महंगा होगा। दूसरी चीज है, चूंकि आप ज्यादा जांच और पड़ताल की जाएगी। एक और बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है कि भारत जैसे देश में जो पिछले साल
चाइना में घटना हुई, 14-16 साल पुरानी एयरक्राफ्ट थी जिसके ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ। इस जो एयरक्राफ्ट है ये भी शायद 13-15 साल पुरानी है, तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकता कि सही है कि ये गलत है, हो सकता है साल 2 साल आगे पीछे हो, लेकिन काफ़ी पुरानी है। कई सारे जो लोग इसको उड़ा चुके हैं, उनमें से किसी 1-2 लोगों के सोशल मीडिया में बात भी चल रही है कि ये फ्लाइट काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी, पहले भी दे रही थी। इसकी एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी शायद अहमदाबाद में ही। तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, तो माना ये जा रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो कम किया जाए। अभी आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो भारत में भी रन होती हैं जो मोर देन 20-25 ईयर पुरानी है। वो क्राफ्ट 25 साल से लगातार यूज हो रहा है। उसमें कई सारे हैं जिसमें इस टाइप की सबसे ज्यादा स्पाइस जेट के पास पाया जाता है, इस टाइप की क्राफ्ट, क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं। तो अब मुद्दा ये है कि शायद इन टाइप की जो क्राफ्ट्स हैं जो काफी पुरानी हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी ओल्ड है, इनको बाहर किए जाने की भी बात आएगी। अगर ये आएगा तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको नए फ्लाइट्स खरीदने, नए क्राफ्ट खरीदने का खर्चा आएगा। नया क्राफ्ट खरीदना आसान नहीं है किसी भी कंपनी के लिए जो एशिया में भारत जैसी देशों में काम कर रही हैं। इनके ऊपर बहुत हैवी बर्डन आएगा क्राफ्ट परचेजिंग का, नए क्राफ्ट में जाने का, नए क्राफ्ट खरीदने का, और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको मालूम है ज़्यादातर जो क्राफ्ट्स होते हैं वो लीज पर लिए जाते हैं, लीज पर चलते हैं। यूरोप के बहुत सारे फ्लाइट, यूरोप में काफ़ी घंटों की फ्लाइट के बाद लीज पे इंडियन कंपनियां उसको ले लेती हैं, फिर वो भारत में उसको डोमेस्टिक में उड़ाती रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और अगर ये सब परिवर्तन किए गए, यद्यपि इससे सेफ्टी तो बहुत अच्छी बढ़ेगी बट कॉस्ट बढ़ेगा, और एज ए इन्वेस्टर आप अगर निवेशक हैं तो एविएशन सेक्टर के ऊपर लोड बढ़ेगा, तो उसमें एक लंबा टाइम आपको लग सकता है। मैं यहाँ किसी भी स्टॉक के सेल या बाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मानना ये है कि इन चीज़ों के नाते दबाव बनेगा, और वो दबाव कुछ लंबे समय तक झेलना पड़ेगा जो एविएशन सेक्टर की कंपनियां हैं। यद्यपि कंपनियां उससे निकलेंगी भी, यद्यपि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी बातें कही तो जा रही हैं कि हो जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है 2 महीने बाद जब आप सब भूल जाएंगे तो कुछ होता नहीं दिखेगा। महाकुंभ में जब भगदड़ हुई तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फाइनली फिर बेंगलोर में भगदड़ हुई। तो भारत में ये सब चीजें होती रहती हैं वाली कहानी 2 महीने बाद ही हो जाती है। महाकुंभ में भगदड़ हुई, दिल्ली में भगदड़ हुई, फिर बेंगलोर में भगदड़ हो गई। तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि क्या सच में ये सारी चीजें लागू की जाएंगी। अगर लागू नहीं की जाएंगी तो वापस से स्टॉक्स के मार्जिन पे उतने बड़े हिट नहीं आएंगे और स्टॉक्स आगे बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं सच में लागू होती हुई दिखी तो स्टॉक्स थोड़े लंबे समय के लिए कंसोलिडेटिव मोड में जाते हुए दिखेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे वो एविएशन कंपनियां हो। जाहिर सी बात है वहां पर तब थोड़ी स्थिति बिगड़ती हुई दिख सकती है। अभी ये चीज आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप इस टाइप की चीजों में काम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस वाली कंपनियों के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके नाते ट्रिगर्स क्रिएट हो सकते हैं, थोड़े मल्टीपल ट्रिगर्स क्रिएट हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में सेलिंग कहीं पे आपको देखने को मिल सकती है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर अगर आपको कहीं पे, अब ये कल ही परसों में नहीं होगा, जाहिर सी बात है चुकता अभी नहीं करना है, 2 से 3 महीने का समय मिलेगा। तो 3-4 महीने बाद आपको कई ब्लॉक डील्स दिखेंगी जहां पर हैवी सेलिंग आपको दिखाई पड़ सकती है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में। उसके पीछे ये कारण हो सकता है। दुबई वाली घटना का इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर कितना आएगा इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा किसी और जगह पे। जाहिर सी बात है तब तक हमें समझ में आएगा कि कौन उनके इंश्योरेंस है। लेकिन दुबई में जो घटना हुई है, मान के चलिए कि वहां पर जितनी भी स्काई स्क्रैपर्स हैं कंप्लीटली इंश्योर्ड होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जाएगा, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि इंडियन कंपनियों के ऊपर 100 से 125 करोड़ का इंपैक्ट आएगा, लेकिन बाकियों के ऊपर ग्लोबल पे आएगा। तो ग्लोबल कंपनियां भी पैसा अपने देश में नहीं रखती हैं, वो भी आपके देश में निवेशक हैं, वो भी आपके अलग अलग दुनिया के देशों में निवेशक हैं। तो वहां पर भी वो सेलिंग कर सकते हैं। और ना वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई दुबई की कंपनी है, मान लीजिए इंश्योरेंस किया हुआ है उसने, तो वो वहीं पे सेलिंग करेगी। वो उसकी अगर निवेश भारत में है तो वो भारत में भी सेलिंग कर सकती है। तो ये मत मान के चलिए कि भारत की कंपनियों के ऊपर 100-125 करोड़ की ही लायबिलिटी आएगी। उसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा हो सकता है। उसका इंपैक्ट दुनिया भर की मार्केट्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अक्रॉस द प्रोडक्ट साइज। वो अभी तुरंत नहीं मिलेगा, इसका इंपैक्ट 2 से 2.5 महीना बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में इसका इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि वो लोग भी भारत में भी और विदेशों में भी कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, और उससे वो पैसा निकलेगा और फिर वो एयर इंडिया के पास आएगा। तो इसमें बहुत सारी क्लियरिटी की जरूरत है। जितनी क्लियरिटी आती रहेगी वो हम आपके सामने धीरे धीरे करके रखते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।